हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिशन एग्जाम बाई गुरुजी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं परशुराम यादव मिशन एग्जाम बाई गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है हिंदी काव्य, जो बीए फर्स्ट ईयर से है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास लेखन की परंपरा एवं विकास पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहली इसमें हेडिंग होगी हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की परंपरा। दोस्तों, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हर वीडियो की। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा 29वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आरंभ हुई, जो आज तक चलती आ रही है। कई विदेशी एवं भारतीय विद्वानों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार और उनके द्वारा लिखित इतिहास इस प्रकार हैं। नंबर 1 है गारसा दत्तासी। नंबर 1 पे हो जाते हैं गारसा दत्तासी। पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर थे। जो गारसा दत्तासी जी थे, ये पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर थे। उनकी रचना जो थी वो थी इस्तवाद इल लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी। 2 भागों में है, जो क्रमशः 1839 व 1871 में प्रकाशित हुई थी। रचना फ्रांसीसी भाषा में है। इसे हिंदी साहित्यकार का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है, जिसके प्रथम भाग में कवियों के परिचय तथा द्वितीय भाग में कवियों की रचनाओं के उदाहरण है। कवियों की संख्या 738 है। हिंदी का यह इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। जो हिंदी का यह इतिहास है, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? गारसा दत्तासी। ये कौन थे? पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर थे, और इनकी जो रचना थी उस रचना का नाम था इस्तवाद इल लिटरेत्यूर हिंदुस्तानी। ये 2 भागों में था। ये क्रमशः जो 2 भाग आए थे उनके, ये 1839 और 1871 में प्रकाशित हुए थे। याद रखिएगा, भाषा अगर पूछता है तो ये फ्रांसीसी भाषा में थी। आगे आते हैं, देखते हैं। दूसरे नंबर पे हैं मौलवी करीमुद्दीन साहब जी। मौलवी करीमुद्दीन साहब, इनके बारे में देखते हैं। इनकी रचना का नाम तबका तस्सूआहा तज़किराइन जुमहा-ए हिंदी। इनकी जो रचना थी उसका नाम था तबका तस्सूआहा तज़किराइन जुमहा-ए हिंदी। ये सन 1848 में प्रकाशित हुई थी। 1848 में प्रकाशित हुई। इसमें बताया गया है जो कवियों की संख्या है वो 1004 है। इसमें हिंदी के कवियों की संख्या 62 है। इस इतिहास में काल क्रमानुसार कवियों का उल्लेख करने का प्रयास है। एक भारतीय द्वारा हिंदी उर्दू साहित्य का बृहत इतिहास माना जाता है। हिंदी उर्दू साहित्य का बृहत इतिहास माना जाता है। इसके बाद नंबर 3 पे जो कवि हैं वो हो जाते हैं शिव सिंह सेंगर। इनकी रचना का नाम था शिव सिंह सरोज। ये रचना 1883 में प्रकाशित हुई थी। इसमें कवियों की संख्या 1003। शोध कार्य की दृष्टि से कवियों का परिचय प्रथम बार देने का प्रयास किया गया है। इसके बाद नंबर 4 पे आ जाते हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन साहब।
डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। इनकी जो रचना थी उसका नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी में इसका अनुवाद सन 1957 में प्रकाशित किया। इसमें काल विभाजन का प्रथम बार प्रयास करते हुए कवियों का कालक्रमानुसार विवरण दिया गया है। इसके बाद अगले कवि नंबर 5 पे आ जाते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं में जो मिश्र बंधु थे ये थे गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र। ये मिश्र बंधु थे। रचना का नाम था मिश्र बंधु विनोद। यह 4 भागों में है। सन 1900 से 1918 तक प्रकाशित कवियों एवं लेखकों की संख्या 4591। काल विभाजन का प्रथम प्रयत्न इसमें किया गया है। इसके बाद छठे कवि आ जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। छठे कवि जो हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रचना हिंदी साहित्य का इतिहास। इनकी जो रचना थी उसका नाम था हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकाशन सन 1931 में हुआ था। इन्होंने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन दिया है वह प्रायः सर्वमान्य है। प्रमुख कवियों से लेकर हिंदी साहित्य का ढांचा खड़ा किया गया है। इसमें इतिहास दर्शन की व्याख्या करते हुए काल विभाजन का सुस्पष्ट आधार दिया गया है। साथ ही कालों के नामकरण के लिए काल की प्रमुख प्रवृत्तियों को आधार बनाया गया है। काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का निर्धारण उस कालखंड की लोक प्रमुख रचनाओं के आधार पर किया गया है। उनके अनुसार वीर गाथा काल में वीर गाथा यानी वीरता की गाथाओं का वर्णन करना है की प्रवृत्ति प्रमुख है। भक्ति काल में भक्ति भावना का प्रमुख है। रीति काल में रीति निरूपण लक्षण ग्रंथों के निर्माण की प्रवृत्ति प्रमुख है। जबकि गद्य काल यानी आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता होने पर इसे गद्य काल कहा गया है। 7वें नंबर पे आ जाते हैं श्याम सुंदर दास। ये जो कवि हैं इनका नाम है श्याम सुंदर दास जी। रचना हिंदी भाषा और साहित्य। श्याम सुंदर दास जी की जो रचना थी हिंदी भाषा और साहित्य। इसका प्रकाशन था 1930 ईस्वी में। इसके बाद अगले कवि हैं सूर्यकांत शास्त्री जी। इनकी जो रचना थी उसका नाम था हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। इसके बाद अगले कवि हो जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी रचना का नाम था हिंदी भाषा और उनके इतिहास। और 10वें नंबर पे कवि आ जाते हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। रचना का नाम था हिंदुई साहित्य का इतिहास। गारसा दत्तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद इन्होंने सन 1952 में प्रकाशित किया था। वर्तमान में भी हिंदी साहित्य का समग्र रूप से अथवा विभिन्न विधाओं के इतिहास के रूप में साहित्य इतिहास लेखन परंपरा जारी है। इसके बाद अगली हेडिंग है आपकी हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब हुआ इसे लेकर विद्वानों में मतभेद चला आ रहा है। अनेक विद्वानों ने अपने अपने तर्कों और प्राप्त सामग्री के आधार पर आरंभिक समय सीमा का निर्धारण किया है। इस विषय में प्रमुख विद्वानों के मत इस प्रकार हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किया। उन्होंने 700 ईस्वी से हिंदी साहित्य के सृजन का आरंभ माना है। इसके पश्चात उन्होंने केवल अध्यायों का उल्लेख किया है। उनका काल विभाजन अस्पष्ट नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं आपके मिश्र बंधु जिन्होंने काल विभाजन किया। मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार है। नंबर 1 है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल को 2 काल में बांटा गया है।
नंबर प्रारंभिक काल को क और ख में बांटा गया है। तो पहला है क है पूर्वारंभिक काल। पूर्वारंभिक काल ये था 700 से 1343 ईस्वी तक। इसके बाद ख है उत्तरारंभिक काल। उत्तरारंभिक काल ये था 1344 से 1444 ईस्वी तक। इसके बाद नंबर 2 है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल में भी 2 है। पूर्व माध्यमिक काल जो 1445 से 1560 ईस्वी तक था। 1445 से 1560। इसके बाद उत्तर माध्यमिक काल ये 1561 से 1680 ईस्वी तक। इसके बाद तीसरा नंबर पे अलंकृत काल, इसमें भी 2 है। पूर्वालंकृत काल इसका समय था 1681 से 1790 तक। ख है उत्तरालंकृत काल, इसका समय था 1791 से 1889 ईस्वी तक। इसके बाद चौथा नंबर पे है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल का जो समय था 1890 से 1925 तक। और उसके बाद नंबर 5 पे वर्तमान काल। वर्तमान काल का समय मिश्र बंधुओं के द्वारा 1926 ईस्वी से आज तक बताया गया है। 1926 ईस्वी से आज तक बताया गया है। इसके बाद आ जाते हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार काल विभाजन। आचार्य शुक्ल ने पूर्ववर्ती इतिहास लेखकों के मतों, तर्कों और प्राप्त सामग्री पर विचार करके काल विभाजन इस प्रकार किया है। नंबर 1 है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल का समय इन्होंने बताया है 1000 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। भक्ति काल का समय बताया है 1375 से 1700 ईस्वी तक। रीति काल का समय बताया है 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। और आधुनिक काल या गद्य काल का समय 1850 से आज तक। इन विद्वानों के अतिरिक्त डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी अपने अपने काल विभाजन प्रस्तुत किए हैं। प्रधान मतभेद हिंदी साहित्य के प्रारंभ को लेकर रहा है। कुछ विद्वान उत्तरकालीन अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी का साहित्य मानकर सिद्ध और नाथ कवियों के साहित्य को भी हिंदी में सम्मिलित करते हैं, और कुछ अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी साहित्य को हिंदी का वास्तविक हिंदी साहित्य मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध कवि सरपाहा को हिंदी का आदि कवि मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी सिद्ध कवि सरपाहा को हिंदी का आदि कवि मानते हैं। इनका समय 1669 ईस्वी से अन्य अनेक विद्वानों भी इसे स्वीकार करते हैं। कुछ विद्वान महाराष्ट्र के संत नामदेव को हिंदी का आदि कवि स्वीकार करते हैं। जब तक यह विवाद नहीं सुलझता और अंतिम रूप से हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं होता, तब तक शुक्ल जी के शुक्लकृत काल विभाजन को मानकर चलना ही सुविधाजनक है। इसके बाद अगली हेडिंग है नामकरण। नामकरण हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों के नामकरण को लेकर भी मतभेद रहा है। विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए नामकरण इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं ने कालखंडों के नामकरण का प्रयास किया। उन्होंने प्रथम कालखंड को प्रारंभिक काल नाम दिया, किंतु इसका कोई आधार नहीं बताया। इसके पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह माना कि इस कालखंड में वीर गाथा रचनाएं अधिक हुई हैं, उसे वीरगाथा काल नाम दिया। यह नाम बहुत समय तक चला। नई खोजों के उपरांत विद्वानों को यह नाम उचित नहीं लगा। इस काल में वीरगाथात्मक ग्रंथों के अतिरिक्त श्रृंगारपरक तथा धार्मिक रचनाएं भी पर्याप्त मात्रा में प्रणीत हुई थी। यानी कहने का मतलब है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड को वीरगाथा काल नाम दे दिया था, तो कुछ समय के बाद कई खोज होने के बाद कुछ विद्वानों ने माना कि नहीं, इसमें केवल वीरगाथा ही
वीरगाथाई काल की रचना मतलब वीरगाथात्मक ही नहीं है, इसमें श्रृंगार परक रचनाएं भी हैं, श्रृंगारिकता भी है, इसलिए इसको इस नाम से देना या इसका नाम ये रखना उचित नहीं है। इसके बाद आगे है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल नाम दिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसे चारण काल नाम दिया। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत युग नाम दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रारंभिक काल से आदिकाल को उचित मानते हैं तथापि वीरगाथा काल आज भी प्रचलित है। अतः अब प्रायः आदिकाल नाम ही सर्व स्वीकृत है। अतः अब कालों के नामकरण इस प्रकार किए जाते हैं। नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, नंबर 3 उत्तर मध्यकाल या रीति काल, नंबर 4 आधुनिक काल या गद्य काल। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल एवं रीति काल को उत्तर मध्यकाल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस प्रकार मध्यकाल के अंतर्गत भक्ति काल एवं रीति काल दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। आधुनिक काल को भी प्रवृत्ति विशेष के आधार पर कई भागों में विभाजित किया गया है, यथा जैसे नंबर 1 भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी, द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी, छायावादी युग 1920 से 1936 ईस्वी, प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 ईस्वी, प्रयोगवादी युग 1943 से 1953 ईस्वी, नई कविता 1953 से 1960 ईस्वी। इसके बाद दोस्तों शुरू होता है हम लोग का आदिकाल। आदिकाल हिंदी साहित्य के प्रारंभ एवं प्रथम काल आदिकाल का प्रादुर्भाव रणभेरी के तुमुल नाद तथा शास्त्रों के प्रबल झंकार से हुआ। राजनीतिक दृष्टि से यह अत्यंत उथल पुथल का काल था। इसी समय विदेशी आक्रमण का सूत्रपात हुआ। देश की सुव्यवस्था के छिन्न भिन्न हो जाने के कारण सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति भी अत्यधिक शोचनीय थी। एक साथ अनेक धर्म व संप्रदायों का जन्म हुआ, जैसे वैष्णव, जैन, कौल, पांच रात्र, शैव, कापाली, शाक्त, सिद्ध, नाथ आदि। साहित्य के क्षेत्र में भी परस्पर विरोधी तत्व दिखाई दिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल में अक्षरशः सत्य ही लिखा है। शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों और स्वतोप्याघातों का युग कभी आया होगा। इस काल में एक तरफ तो संस्कृत के ऐसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं अलंकृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच गई थी, और दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि हुए जो अत्यंत सहज सरल भाषा में अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में अपने मनोभाव प्रकट करते थे। फिर भी धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भी महान प्रतिभाशाली आचार्यों का उद्भव इसी काल में हुआ था, और दूसरी ओर निरक्षर संतों के ज्ञान प्रचार का बीज भी इसी काल में बोया गया। संक्षेप में इतना जान लेना यहाँ पर्याप्त है कि यह काल भारतीय विचारों के मंथन का काल है, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदिकाल के नामकरण के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है। इस काल को डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल, इस काल को डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र व डॉक्टर रसाल ने आदिकाल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल तथा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल आविर्भाव काल की संज्ञा से
विभूषित किया। कुछ अन्य विद्वानों ने इसे उत्तर अपभ्रंश काल, जैन काल, जैन युग आदि नामों से भी पुकारा। यद्यपि विद्वानों ने इस काल को अनेक नाम से पुकारा, परंतु इसमें कोई भी नाम ऐसा नहीं जो युग का वास्तविक प्रतिनिधित्व कर सके। इस युग का नामकरण प्रवृत्ति विशेष के आधार पर न करके इस प्रकार किया जाना चाहिए वह समग्र युग को अपने में समेट सके। इन नामों में प्रारंभिक काल तथा आदिकाल नाम उपयुक्त प्रतीत होता है। आदिकाल में अधिकांशतः वीरगाथा साहित्य लिखा गया, इसलिए सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया। डॉक्टर शिवकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां में लिखा है, शुक्ल जी के नामकरण के संबंध में 3 प्रमुख बातों का ध्यान देना आवश्यक होगा। पहली, इसी काल में वीरगाथात्मक ग्रंथों की प्रचुरता। दूसरी, जैनों द्वारा प्राचीन ग्रंथों का धार्मिक साहित्य घोषित करके उसे रचनात्मक साहित्य की परिधि से निकाल देना और इस प्रकार नाथों और सिद्धों की रचनाओं को शुद्ध साहित्य में स्थान न देना। तीसरी मुख्य बात उन रचनाओं की है जिनमें भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकर दोहे मिलते हैं, किंतु उनसे किसी विशेष प्रवृत्ति का काव्य निर्मित न हो सका। आचार्य शुक्ल ने कुछ 12 पुस्तकों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने कुल 12 पुस्तकों के आधार पर काल का वीरगाथा काल नामक नामकरण किया। इस 12 पुस्तकों में से 4 उन्होंने अपभ्रंश भाषा की तथा 8 देशी भाषा काव्य माने हैं, जो इस प्रकार हैं अपभ्रंश भाषा के काव्य। अपभ्रंश भाषा के काव्य नंबर 1 है विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। देश भाषा की रचनाएं जो हैं उसमें नंबर 1 है खुमान रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयंत प्रकाश। इसके बाद 5वां है जय मयंक जस चंद्रिका। 6ठा है परमाल रासो जिसमें आला का मूल रूप है। 7वां है खुसरो की पहेलियां आदि और 8वां है विद्यापति पदावली। आचार्य शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल नाम देते हुए बताया है, राज्यश्री कवि और चारण जिस प्रकार रीति श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे राजभाषाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। आचार्य शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों के आधार पर इस काल का नामकरण किया, उनमें से अधिकांश हैं जैसे बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो आदि। अपभ्रंश के कुछ ग्रंथों को दृढ़ता उन्होंने हिंदी में ग्रहण किया तथा कुछ अपभ्रंश की महत्वपूर्ण रचनाओं को धार्मिक तथा दार्शनिक बताकर उपेक्षित किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को इस पर आपत्ति है। उनका मत है कि धार्मिकता को साहित्य के क्षेत्र की बाधा नहीं मानना चाहिए, तो सिर्फ उन्हें मात्र से कोई कृति साहित्यिक क्षेत्र से बाहर नहीं की जा सकती। यदि ऐसा किया गया तो सिर्फ आदिकाल की कुछ पुस्तकें ही नहीं अपितु भक्ति काल की भी पुस्तकें साहित्य के बाहर कर दी जाएंगी। केवल नैतिक और धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रंथों को साहित्य सीमा से बाहर निकालने लगेंगे तो हमें आदिकाल से भी हाथ धोना पड़ेगा, तुलसी रामायण से भी अलग होना पड़ेगा और जायसी को भी दूर से दंडवत करके विदा कर देना होगा। मध्य युग के साहित्य की प्रधान प्रेरणा धर्म साधना ही रही है। अतः द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का आदिकाल में स्पष्ट किया कि जैनों, सिद्धों और नाथों का साहित्य उपेक्षणीय नहीं है, उसे आदिकाल में स्थान मिलना चाहिए। शुक्ल जी ने जिन रचनाओं का उल्लेख किया है उन्होंने
उन सभी को महत्वपूर्ण माना है, जबकि उन सबको ही महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। उन्होंने परवर्ती कवि की विद्यापति को भी इस युग में सम्मिलित कर लिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने सर्वत्र वीरात्मक प्रवृत्ति को स्वीकार किया है, जबकि खुसरो की पहेलियों में वीरात्मक प्रवृत्ति के दर्शन नहीं होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि शुक्ल जी द्वारा दिया गया नाम वीरगाथा काल अधिक उपयुक्त नहीं है। यह नाम इस युग का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं करता। रचनाओं की संख्या गिनाकर वीरगाथा काल नाम सिद्ध नहीं किया जा सकता। शुक्ल जी द्वारा यह नामकरण किए जाने का प्रमुख कारण यह है कि उस समय पर्याप्त सामग्री का अभाव था। महापंडित राहुल सांकृत्याय ने अपनी पुस्तक हिंदी काव्यधारा में बौद्ध तथा नाथ सिद्धों और जैनियों की अनेक रचनाओं का संकलन किया है, जो उपदेशमूलक और हठ योग की महिमा एवं क्रिया का विस्तार से प्रचार करने वाली रहस्यमूलक रचनाएं हैं। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध सिद्धों की सहजयान और वज्रयान के अनुयायियों की रचनाओं का एक वृहद प्रकाशन कराया है। इसके अतिरिक्त हिंदी में कुछ गोरखनाथ की रचनाएं प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, कुछ नवीन ग्रंथों की खोज हुई। शुक्ल जी ने जिन ग्रंथों को धर्म से संबंधित देखकर साहित्य कोटि से निकाल दिया था, उन्होंने भी साहित्य परिधि के अंदर ले लिया गया है। उनको भी साहित्य परिधि के अंदर ले लिया गया। उपयुक्त विवेचना के उपरांत प्रारंभिक काल का नामकरण आदिकाल ही अधिक तर्क संगत एवं उपयुक्त प्रतीत होता है। साहित्य की परंपरा तो पूर्ववर्ती परिनिष्ठित अपभ्रंश के साहित्य में खोजी जा सकती है, जिसका विकास आदिकालीन साहित्य में मिलता है। निष्कर्ष देते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में इसी सभी इतिहासकारों ने स्वीकार किया है तथा जिससे हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा, भाव, विचारणा, शिल्प भेद आदि से संबंध सभी गुत्थियां सुलझ जाती हैं। इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे का साहित्य खड़ा है। भाषा की दृष्टि से हम इस काल के साहित्य में हिंदी के आदि रूप का बोध पा सकते हैं, तो भाव की दृष्टि से इसमें भक्ति काल से आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदिम खोज कर सकते हैं। जहाँ तक रचना शैलियों का प्रश्न है, उनके भी वे सभी रूप को परवर्ती काव्य में प्रयुक्त हुए अपने आदि रूप में मिल जाते हैं। इस काल की आध्यात्मिक श्रृंगारी तथा वीरता की प्रवृत्तियों का ही विकसित रूप परवर्ती साहित्य में मिलता है। अतः आदिकाल की सबसे अधिक उपयुक्त एवं व्यापक नाम है। इसके बाद अगली हेडिंग हो जाती है आदिकालीन प्रवृत्तियाँ। आदिकालीन प्रवृत्तियाँ। सर दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। हिंदी साहित्य का आदिकाल राजनीतिक दृष्टि से पतन की ओर उन्मुख, सामाजिक दृष्टि से हीन दीन, धार्मिक दृष्टि से क्षीण और साहित्य की दृष्टि से पर्याप्त संपन्न काल था। आदिकाल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य की रचना हुई। अतः आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ ही मानी जा सकती है। आदिकालीन जैन साहित्य वास्तव में अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, अतः उसे आधारभूत सामग्री के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता। रासो ग्रंथों में भी अनेक ग्रंथ कालांतर में परिवर्तित एवं परिवर्धित हुए, फिर भी उनका मूल रूप आदिकाल में ही रचा गया, यह प्रमाणित हो चुका है। अतः रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को ही आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कहना उचित प्रतीत होता है। इन ग्रंथों में पाई जाने वाली सामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख अग्रलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। हेडिंग नंबर 1 है संदिग्ध प्रामाणिकता। आदिकाल के प्रायः सभी रासो ग्रंथों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो, जो इस काल की प्रधान रचना बताई गई है,
भी अप्रामाणिक मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। इसी प्रकार खुमान रासों और परमाल रासों की प्रामाणिकता भी संदेह से परिपूर्ण है। मूल कवि की रचना में अन्य लोगों ने कब और कितना अंश प्रक्षिप्त रूप में जोड़ दिया है, इसका निर्णय कर पाना बहुत कठिन है। भाषा शैली और विषय सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ये रासों काव्य समय समय पर परिवर्तित और परिवर्तित होते रहे हैं। दूसरी हेडिंग है वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। रासो ग्रंथों में जैसे तो सभी रसों का समावेश हुआ है, पर वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें परिलक्षित होती है। युद्धों का वर्णन होने से वीर रस की योजना इसमें स्वाभाविक रूप से ही हो गई है। वीरों के मनोभाव एवं अदम्य उत्साह का जैसा हृदयग्राही वर्णन रासो काव्यों में किया गया है, वैसा अन्यत्र मिलना मुश्किल है। पृथ्वीराज रासो में ऐसे अनेक मर्म को स्पर्श करने वाली स्थल है जहाँ वीर रस का पूर्ण परिचय हुआ है। युद्ध शौर्य प्रदर्शन के लिए तथा सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के उद्देश्य से लड़े जाते थे। अतः श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णनों का समावेश भी इन काव्य ग्रंथों में हो गया है। राजकुमारियों के स्वप्निल सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नखशिख पद्धति पर किया गया है। नायिका के रूप सौंदर्य के साथ साथ वयः संधि और षड ऋतु वर्णन का सम्यक समावेश भी रासो ग्रंथों में किया गया है। इसके बाद तीसरी हेडिंग हो जाती है कल्पना की अधिकता। चारण काल कवियों की रचनाएं तथ्य पर आधारित न होकर कल्पना पर आधारित हैं। इन रचनाओं में इतिहास बहुत कम है। कवियों के कल्पना का आश्रय लेते हुए घटनाओं, नामावलियों एवं तिथियों तक की कल्पनाएं कर ली है। वास्तव में इन रासो काव्यों में संभावना और कल्पना पर अधिक बल दिया गया है, तथ्यों पर कम। अपने आश्रयदाता की वीरता का काल्पनिक वर्णन करने में उन्होंने अतिशयोक्ति का आश्रय लिया है और इसी क्रम में ऐतिहासिक सत्य की उपेक्षा कर दी है। इन वीरगाथाओं को इसी कारण से काल्पनिक कथा युक्त रचनाएं कहना उचित प्रतीत होता है। इसके बाद चौथी हेडिंग है विभिन्न छंदों का प्रयोग। रासो ग्रंथों में छंदों की विविधता दिखाई पड़ती है। रासो ग्रंथों में छंदों की विविधता दिखाई पड़ती है। छंदों की यह प्रवृत्ति हिंदी के न तो परवर्ती साहित्य में मिलती है न पूर्ववर्ती साहित्य में। पृथ्वीराज रासो में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है, जैसे दोहा, गाथा, पद्धति, तोटक, रोला, उल्लाला, कुंडलिया आदि। यह छंद परिवर्तन कलात्मक या चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भाव प्रकाशन के लिए किया गया है। छंदों की अनेक रूपता के कारण ही चंद्रवरदाई को छंदों का सम्राट और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। अजायब घर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रसों के छंदों की विशेषता का उल्लेख करते हुए लिखा है कि रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। हेडिंग नंबर 5 है ऐतिहासिकता का अभाव। यद्यपि रासो साहित्य के चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, पर इन
काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। इन ग्रंथों में वास्तव में तथ्य कम है, कल्पना अधिक है। फलस्वरूप अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं वे समकालीन इतिहास से मेल नहीं खाते हैं। समकालीन इतिहास से मेल नहीं खाते हैं। घटनाओं, नामावली, तिथियों का जो विवरण रासो काव्यों में प्राप्त होता है वह इतिहास सम्मत नहीं है। ऐतिहासिक चरित्र नायकों को लेकर लिखे गए काव्य ग्रंथों में जिस सावधानी की अपेक्षा की जाती है उससे ये नितांत दूर रहे हैं। परिणामतः इन ग्रंथों से किसी ऐतिहासिक तथ्य और सत्य का उद्घाटन नहीं होता। इतिहास से अतिशयोक्ति से बचा जाता है, जबकि चारण कवियों ने अतिशयोक्ति की प्रधानता रखते हुए काल्पनिक वर्णन किए हैं। यही कारण है कि इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता की कमी आ गई है। इसके बाद अगली हेडिंग है युद्ध वर्णन में जीवंतता। रासो ग्रंथों में किए गए युद्ध वर्णन की जीवंतता प्रतीत होते हैं। इन काव्य ग्रंथों में जहाँ जहाँ युद्ध वर्णन के प्रसंग हैं वहाँ वहाँ ऐसा लगता है जैसे कवि युद्ध को आंखों देखा हाल सुना रहा है। चारण कवि कलम के ही नहीं तलवार के भी धनी थे, इसलिए अवसर पड़ने पर अपने अपने आश्रयदाताओं के साथ रणक्षेत्र में जाकर तलवार के जौहर भी दिखाते थे। युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, अतः इन युद्ध वर्णनों में जो कुछ भी कहा गया है वह उनकी अपनी वास्तविक अनुभूति है। इन कवियों ने केवल सैन्य बल का ही नहीं बल्कि योद्धाओं की उमंगों, मनोदशाओं और क्रियाकलापों का सुंदर वर्णन किया है। इन युद्ध प्रसंगों में कवि की कल्पना का चमत्कार न होकर वीर हृदय की उच्छ्वासों का स्पंदन है। तत्कालीन परिस्थितियों के फलस्वरूप युद्ध एक अनिवार्य आवश्यकता थी, अतः एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता राजाओं को रहती थी जो वीरों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर सके। चारण कवियों के योगदान की चर्चा करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था। चारण काल इसी श्रेणी के लोग थे। उनका कार्य ही था हर प्रसंग में आश्रयदाता के युद्धोन्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटना योजना का आविष्कार। पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णनों की जीवंतता के कारण भी एक सशक्त रचना मानी जाती है। अगली हेडिंग है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग आदिकाल के रासो साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह आधुनिक हिंदी से बहुत अलग है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग चारणकाल कवियों ने रासो ग्रंथों में किया है उन्हें डिंगल कहा गया है। इसी प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से बनी भाषा को पिंगल कहा जाता है। डिंगल और पिंगल, जो भाषा राजस्थानी और अपभ्रंश के मेल से बनी उसको डिंगल भाषा, और जो भाषा अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से बनी उसे पिंगल भाषा कहा गया। जिसका प्रयोग भी इन ग्रंथों में किया गया। वीर रस के भावों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता डिंगल पिंगल भाषा में मौजूद है। अनुस्वारांत प्रवृत्ति और द्वित्व वर्णों की प्रधानता भी रासों की भाषा में उपलब्ध होती है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली के साथ साथ तद्भव शब्दों का प्रयोग भी इन काव्य ग्रंथों में अधिकता से किया गया है। इसके बाद अगली हेडिंग है अलंकारों का स्वाभाविक समावेश।
अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। रासो साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक प्रवेश हुआ है। चारण कवियों ने अपने मनोभावों को अभिव्यक्ति देने के लिए अलंकारों का सहारा लिया है। कभी भी चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकार योजना नहीं की गई है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा जैसा हृदयग्राही चित्रण इन काव्य ग्रंथों में मिलता है, वैसा अन्य कहीं दुर्लभ है। सौंदर्य चित्रण में उपेक्षाओं का आश्रय लिया गया है। रासों के विशाल कलेवर में प्रायः सभी अलंकार प्राप्त हो जाते हैं, फिर भी अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशोक्ति जैसे अलंकारों की प्रमुखता रही है। अगली हेडिंग हो जाती है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। रासो ग्रंथों के रचयिता चारण अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना परम कर्तव्य मानते थे। अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता और प्रतिपक्षी राजा की हीनता का वर्णन अतिशोक्तियों में करना इन चारणों की मुख्य विशेषता कही जा सकती है। दरबारी कवि होने के कारण इन कवियों ने आश्रयदाता के शौर्य, यश, वैभव का काल्पनिक तथा अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। पृथ्वीराज रासो और खुमान रासो इसी कोटि की प्रशंसापरक काव्य रचनाएं हैं, जिनमें कवि ने अपने चरित्र नायक को राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और हरिश्चंद्र से भी श्रेष्ठ मानते हुए प्रत्येक दृष्टि से उनकी महत्ता प्रतिपादित की है। अगली हेडिंग है संकुचित राष्ट्रीयता। संकुचित राष्ट्रीयता। इस काल में वीरता का वर्णन तो पर्याप्त हुआ है, परंतु स्वदेशाभिमान और राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। उस समय देश खंड खंड राज्यों में विभक्त था और इन छोटे छोटे राज्यों के शासक परस्पर कलह और संघर्ष में रत रहते थे। वे 10-20 गांव के छोटे से राज्य को ही राष्ट्र मानते थे, अतः उनमें समग्र भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की भावना का अभाव था। फलस्वरूप विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध संगठित होकर युद्ध करने में वे कभी सफल नहीं हुए। पड़ोसी राज्य पर भी विदेशी आक्रमण होने पर ये रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। इसी संकुचित राष्ट्रीयता के फलस्वरूप धीरे धीरे सभी देशी साम्राज्य विदेशी आक्रांताओं द्वारा पददलित किए जाते रहे। यदि इन शासकों ने अपने क्षुद्र अहंकार का परित्याग करके संगठित होकर विदेशियों का सामना किया होता, तो देश को इतने लंबे समय तक विदेशी शासक झेलते हुए परतंत्र न रहना पड़ता। इस प्रकार स्पष्ट है कि आदिकालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियां उस युग की परिस्थितियों की देन है, जहां तक चारण कवियों की काव्य प्रतिभा का प्रश्न है, वह अपने में अनुपम है। कथा प्रसंगों की योजना, वर्णनात्मक भाव व्यंजना, रस योजना आदि की दृष्टि से रासो साहित्य बेजोड़ कहा जा सकता है। इसके बाद अगली हेडिंग है साहित्यिक परिस्थितियां। साहित्यिक परिस्थितियां। इस काल में साहित्य रचना की 3 धाराएं थी। प्रथम धारा संस्कृति साहित्य की थी, जिसका विकास परंपराबद्ध था। दूसरी धारा साहित्य प्राकृतिक एवं अपभ्रंश में लिखा जा रहा था। तीसरी धारा हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की थी, जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में प्रतिबिंबित हो रही थी। आदिकाल के साहित्य को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा है जन साहित्य, तीसरा है नाथ साहित्य, चौथा है रासो साहित्य, पांचवा है लौकिक साहित्य। इस युग में काव्य रचनाएं प्रबंध तथा मुक्तक दोनों रूपों में प्राप्त होती हैं। इसके बाद नंबर 1 सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के वज्रयान
तत्व का प्रचार करने के लिए सिद्धों ने जो साहित्य लोक भाषा में लिखा वह हिंदी का सिद्ध साहित्य है। इन सिद्धों में सरपहा, सबरपा, लुईपा, डुम्बीपा, कड़म्पा एवं कुक्कुरीपा हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हैं। सरपहा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी कविता का एक उदाहरण प्रस्तुत है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चियराव सहाबे मुकल, अजुरे उजू छाड़िमा लेहू रे बंक, नियही बोहिया जाहू रे लांक, हाथ रे कांकड़ा मा लो दापड़, अपड़े अपा बूझतु नियमण। सरपहा की इस कविता से स्पष्ट है कि हिंदी विकास का होना प्रारंभ हो गया था। उस समय अपभ्रंश से हिंदी विकास का होना प्रारंभ हो गया था। इसके बाद नंबर 2 है जैन साहित्य। जिस प्रकार हिंदी के पूर्व क्षेत्र में हिंदी कविता के माध्यम से सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने भी अपने मत का प्रचार किया, हिंदी कविता के माध्यम से किया। जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रास ग्रंथ है। संस्कृत के रस शब्द को जैन साधुओं ने रास रूप देकर रचना की, प्रभावशाली शैली बनाया। देवसेन रचित श्रावकाचार मुनिजिन विजय कृत भरतेश्वर बाहुबली रास, जिन धर्म सूरी कृत स्थूल भद्ररस, विजयसेन सूरी का रेवंतगिरी रास आदि जैसे साहित्य की निधि हैं। अगली हेडिंग है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य सिद्धों की वाममार्गी योग साधना की प्रतिक्रिया में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। गोरखनाथ साहित्य के व्यापक व्यवस्थापक माने जाते हैं। गोरखनाथ जी जो थे नाथ साहित्य के व्यवस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने ईसा की 13वीं शताब्दी के आरंभ में अपना साहित्य लिखा था। गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे, उन सब का नाम नाथ पंथ में विलय हो गया था। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। गोरखनाथ ने लिखा है कि धीर वह है जिसका चित्त विकार साधन होने पर भी विकृत नहीं होता है। धीर वह है जिसका चित्त विकार साधन होने पर भी विकृत नहीं होता है। लिखा है कि 9 लख पातरी आगे नाचय, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खेलय, तब अंतरी बसे भंडारा। रासो साहित्य। चौथी हेडिंग है रासो साहित्य। हिंदी साहित्य के आदिकाल में रचित जैन रास काव्य वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्यों से भिन्न है। दोनों की रचना शैलियों का अलग अलग भूमियों पर विकास हिंदी साहित्य के आदि में रचित जैन रास काव्य वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्यों से भिन्न है। दोनों की रचना शैलियों का अलग अलग भूमियों पर विकास हुआ है। जैन रास काव्यों में धार्मिक दृष्टि प्रधान है,
जबकि रासो परंपरा में रचित काव्य मुख्यतः वीर गाथा परक है। दलपति विजय कृत खुमाण रासो, नरपति नाल रचित विसल देव रासो, चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो तथा जगनीक रचित परमाल रासो आल्हा खंड, सांगधर कृत हम्मीर रासो आदि प्रसिद्ध रासो ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल का इस परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसके रचयिता दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के सामंत तथा राजकवि चंद्रबरदाई हैं। इसमें पृथ्वीराज चौहान के चरित्र का वर्णन है। यह महाभारत की तरह विशाल महाकाव्य है। इस काव्य में दो प्रमुख रस हैं, श्रृंगार और वीर। इसकी भाषा में ब्रज और राजस्थानी का मिश्रण है। शब्द चयन रसानुकूल है। वीर रस के चित्रों में प्राकृत और अपभ्रंश के शब्द भी यत्र तत्र मिलते हैं। अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। लगभग 68 प्रकार के छंद इसमें प्रयुक्त हुए हैं। एक उदाहरण देखिए, बज्जिय घोर निशान रान चौहान चहुदिशी, सफल सूर सामंत समर बल जंत्र मंत्र तिसी, उट्ठी राज पृथ्वीराज बाग लग मनहु वीर नट, कढ़त तेग मन वेग लगत मनहु बिजु झट घट। वीर छंद में वीरचित परमाल रासो आल्हा खंड भी बड़ा लोकप्रिय काव्य है। 5वीं हेडिंग है लौकिक साहित्य। आदिकाल में कुछ ऐसे ग्रंथ उपलब्ध होते हैं जो पूर्वोक्त प्रमुख प्रवृत्तियों से भिन्न है। ऐसे सभी उपलब्ध काव्यों का लौकिक साहित्य की सीमा में गिना जाता है। ऐसे काव्यों में कुशल रायवाचक कृत ढोला मारू रा दूहा और खुमारों की पहेलियां प्रसिद्ध है। कुछ मुक्तक छंद भी मिलते हैं जो हेमचंद के प्रबंध चिंतामणि में संकलित हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा सेशन आज का बीए फर्स्ट ईयर का भाग 1 का पहला लेसन से, पहले अध्याय से कुछ टॉपिक अभी छूटा हुआ है। आगे मैं इस अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।